तो न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल। महाराष्ट्र में किसकी सत्ता होगी, हरियाणा में कौन चमत्कार दिखाएगा, मोदी लहर कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इन सब के बीच कौन से वो राजनीतिक दल हैं जिनको नुकसान होता दिखाई दे रहा। खासकर कांग्रेस एनसीपी महाराष्ट्र की बात करें और कांग्रेस हरियाणा की बात करें। लेकिन दो तस्वीरें अब आपके सामने हम रखते हैं। इन तस्वीरों से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अब कांग्रेस की चुनौती और ज्यादा बढ़ेगी। और जो पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है कांग्रेस में, क्या कांग्रेस कितनी और देर लगाएगी इस रिस्ट्रक्चरिंग में। और अगर आप रैलियों के लिहाज से भी देखें, एक नजर अगर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में देखें, 34 रैली को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। हरियाणा में 11, महाराष्ट्र में 23, जबकि अगर सोनिया गांधी ने सिर्फ 6 रैलियों को संबोधित किया, राहुल ने 9 रैलियों को, राहुल ने हरियाणा में 4 रैलियों को संबोधित किया, महाराष्ट्र में 5, सोनिया ने 6 रैली, हरियाणा में 3, महाराष्ट्र में 3। इन रैलियों के लिहाज से ही कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि पार्टी सब कुछ ठीक ठाक नहीं कर रही है, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जिसे एक बड़ी प्रचलित भाषा में कहा जाता है सत्ता विरोधी रुझान, वो कांग्रेस के खिलाफ महाराष्ट्र में, कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा में। बावजूद इसके कि हुड्डा पिछले 5 साल से कहते रहे कि हमने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया निवेश के मामले में, पर कैपिटा के मामले में, फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के मामले में, लैंड एक्विजिशन में पैसा देने के मामले में, लेकिन बावजूद जनता ये मानने को तैयार नहीं दिखाई देती। चलिए, हम आपके सामने लगातार पेश कर रहे हैं न्यूज नेशन का एग्जिट पोल, जिसके आधार पर हम आपको बता रहे थे कि दरअसल किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। जैसा मेरे सहयोगी रमेश ने बताया, भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब हमारे पास फुल एंड फाइनल डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर आइए सबसे पहले आपके सामने हम महाराष्ट्र के आंकड़े पेश करें कि आखिरकार महाराष्ट्र में किसकी सरकार और कैसी सरकार बनती दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जो पूरे आंकड़े सामने आए हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। आइए अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं दरअसल ये आंकड़ा, जिसके आधार पर अब आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम की पहली सरकार बनती दिखाई दे रही है। वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 30% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना के खाते में 22% वोट शेयर है, कांग्रेस के खाते में 17% वोट शेयर है, एनसीपी के खाते में 13% वोट शेयर है, एमएनएस के खाते में 4 और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर है। यानी कि यह अपने आप में बहुत बढ़त है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 28% वोट शेयर था और विधानसभा में 30% वोट शेयर हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जाता दिख रहा है। यह एग्जिट पोल 6000 रिस्पोंडेंट के आधार पर है और 110 कंस्टिट्यूएंसीज में हमने किया है। उसी के आधार पर यह प्रोजेक्शन हम आपके सामने दिखा रहे हैं और सीटों का आंकड़ा जो बनता दिख रहा है वो आपके सामने 142 से 148 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ के खाते में जाती हुई दिख रही है। यानी कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। शिवसेना 58 से 62 के आंकड़े तक आकर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा एक तरह से मुकाबले की स्थिति कांग्रेस और एनसीपी के बीच में है। 32 से 47 और 30 से 33 सीटों के बीच में कांग्रेस और एनसीपी के बीच में ये चीजें आती दिख रही हैं। एमएनएस की स्थिति बहुत खराब, 4 से 8 सीटें और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। आज की सबसे बड़ी स्टोरी, कम से कम महाराष्ट्र के हिसाब से 142 में से 148 सीटें आज मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर महाराष्ट्र में। और ये अभी का सबसे सटीक आकलन हम आपके सामने पेश करने की स्थिति में है, कम से कम महाराष्ट्र को लेकर। उर्मिलेश जी, नकवी जी हमारे साथ मौजूद हैं और जगदीश मुखी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रभात झा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश मुखी जी, महाराष्ट्र की हालांकि आप राजनीति बहुत निकटता से नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्या इसी तरीके के नतीजे की उम्मीद आप लोगों को है? यदि आपको ध्यान हो, अब से लगभग 20-25 मिनट पहले मैंने यही कहा था जी कि आप 8 बजे जो आंकड़े देंगे जी, उसमें आप हमें 150 सीट दिखाएंगे। मैं तो बहुत पहले से आश्वस्त हूं जी। मैं नहीं, हमारी पार्टी का एनालिसिस करने के पश्चात मैं यहां पर आया हूं। हमारी पार्टी का निश्चित ये एनालिसिस है, मत है, हम अपने बलबूते पर बिना किसी बैसाखियों के महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार। जगदीश मुखी साहब, 60 ऐसे कैंडिडेट जो थे महाराष्ट्र में आपने दूसरी पार्टियों से लिए, आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई एंटी इनकम्बेंसी का फायदा और मोदी आपकी जानकारी में है
कि हम आज तक वहां इंडिपेंडेंट नहीं लड़े हैं जी। समझौते से लड़े हैं। तो जिन सीटों पर समझौते से लड़े हैं, अपने कैंडिडेट तैयार नहीं थे, नेचुरली हमें दूसरे ज्वाइन करा के लड़ाना पड़ा है। वही कहानी हमारे हरियाणा के अंदर भी हुई है। बिल्कुल, हम हरियाणा पर भी बात करेंगे। 8:30 बजे के आसपास हमारे पास पूरे आंकड़े आएंगे और उस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो आकलन है उसके आसपास अगर हुए तो जाहिर सी बात है आपको इसकी खुशी होगी। प्रभात जी, आज सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कम एग्जिट पोल के हिसाब से, न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के हिसाब से आप अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, यह स्थिति है। आप इसे नरेंद्र मोदी के लिए वोट कहेंगे, बदलाव का वोट कहेंगे, या यूं कहेंगे कि एक मत की सरकार महाराष्ट्र में लोग चाहते थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बहुमत दिया गया या दिया जा सकता है? देखिए अजय जी, नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश में आज भी उतना ही प्यार है जितना पिछले 4-5 महीने पहले से प्यार था कि विकास का एक प्रारूप लेकर चले हैं, विकास की दिशा में देश को ले जा रहे हैं। ये तो है ही, साथ में ही 15 साल से जो एनसीपी और आपके कांग्रेस की स्थिति वहां पर बनी है, और खास करके पिछले 5 वर्षों में जो स्थितियां बनी, अजीत पवार जी का मामला हो या अन्य का मामला हो, अशोक चौहान जी का मामला हो, सुशील कुमार शिंदे जी का मामला हो, देखिए देश चाहता है, जब इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहता है कि मैं प्रथम सेवक बोल रहा हूं, प्रधान सेवक, तो अब सेवक की यहां क्या, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि बॉसिज्म चलने लगा कि मैं भगवान हो गया हूं। तो इस भगवान के मिथक को जनता ने तोड़ने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता कि कल मेरी सरकार में बनेगी, क्या नहीं, आपके एग्जिट पोल के आधार पर ही कह रहा हूं, जनता ने जनतंत्र में सेवक चाहा है, मालिक नहीं चाहा है। और मालिकों की भूमिका में जो लोग काम कर रहे थे उनको ये सबक सिखाया है। प्रभात जी, ये अच्छी बात है, आपको एग्जिट पोल से और सरकार बनाने की संभावना दिख रही है, लेकिन शिवसेना ने सामना में लिखा कि जब आपको जरूरत थी तो शिवसेना ने आपका साथ दिया। वो बड़े ब्रदर थे, बिग ब्रदर के तौर पर रह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपका साथ दिया। लेकिन जब आप मजबूत हो गए तो सबसे पहले आपने दोस्ती तोड़ी। तो दोस्ती और सत्ता में से आपके लिए सत्ता हमेशा से प्राथमिकता रहेगी। देखिए आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बाड़ा साहब इसलिए बड़े थे कि कभी भी उन्होंने सीधे सत्ता में भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सरकार आएगी तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो बनेगा जिसको हम चाहेंगे, जिसको गठबंधन चाहेगा। लेकिन यहां तो यह बात पहले ही आ गई कि बाला साहब की कुर्सी पर तो हम बैठना चाहते हैं, लेकिन उनके द्वारा निश्चित किए गए मानदंडों को हम नहीं मानना चाहते हैं। हम पहले तय करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए ये गठबंधन। सवाल बहुत जरूरी यहां पर देश जानना चाहता है प्रधान सेवक से कि आपने रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाया, आपने कहा कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा, अरबपति का गेम चल रहा था। आपने हरियाणा में कहा कि जमीनों में सीएलयू लगा के कौड़ियों के भाव बिल्डरों को भेज दिया। ये देश जानना चाहता है प्रभात झा साहब, जिन्होंने ये गलत काम किया है, देश के एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया है, देश का नुकसान किया है, वो जेल में कब दिखेंगे? देखिए निश्चित तौर पर अपने आप लोग जेल में जा रहे हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में 7 मुख्यमंत्री अब तक जेल जा चुके हैं और कुछ तो अभी जेल में ही हैं। इसलिए आप इस बात को एकदम इग्नोर नहीं होगा, जो जैसा कर रहा है उनको जेल जाना ही पड़ेगा। कानून से बड़ा है, इसके पीछे भी कोई बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। प्रभात जी, हम आते हैं आपके पास। तहसीन पुलावाला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखना चाहेंगे। पुलावाला साहब, क्या आपको लगता है और क्या आप लोगों को ये जरा सा भी एहसास था कि इस तरह की स्थिति आपकी हो सकती है? तमाम एग्जिट पोल अलग छोड़िए, न्यूज नेशन के हिसाब से अगर हम आपके सामने पूछें, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आपकी स्थिति बहुत खराब हुई है। किसके लिए, अगर ये स्थिति खराब ऐसी ही निकल कर आती है, आप कहेंगे 19 तारीख का इंतजार कर सकते हैं, करिए, लेकिन अगर यही स्थिति निकल कर आती है जिसके बारे में लोग लगातार चिंता कर रहे हैं, तो अब तो वक्त आ गया है कि आप चेत जाइए। सर, सबसे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता हमारे से पहले बोल रहे थे, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर रॉबर्ट ने इतना ही गलत काम किया तो राजस्थान में तो आपकी सरकार है, आपने क्यों एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया? 10 महीने से तो आपकी सरकार है। नहीं, चलिए रॉबर्ट वाड्रा की बात तो चलिए हम उसके लिए हरियाणा में बात करेंगे। 20 दिन पहले हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कीजिए। 15 साल से आपकी सरकार वहां पर थी। नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं कुछ बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसको स्पष्ट कर दे। 20 दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जब हाई कोर्ट ने कोई मामला नहीं पाया, उसके खिलाफ इनकी सरकार ने क्यों सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया? और तीसरी बात,
एक प्रधानमंत्री, मैं अब महाराष्ट्र पे आ रहा हूं, एक प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री कार्यालय बंद करते 25-25 रैली हरियाणा और महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेस कहां से आ रहे हैं? मीडिया शायद सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन जनता तो ये सवाल पूछेगी। अब ये बात किसी ने रोका था क्या? अब एक बात है कि उतना पैसा नहीं है कांग्रेस के पास जो तरह का प्रचार हो रहा है और गलत प्रचार बता लीजिए, ये बात याद रखिए। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे, रात 8:30 बजे रिवाइज डेटा के साथ हरियाणा में क्या स्थिति बनती दिखाई देगी। स्पष्ट बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बढ़ती हुई दिख रही है, कम से कम न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के हिसाब से यह दिख रहा है। बने रहिए हमारे साथ, आकलन और विश्लेषण के साथ तुरंत वापस आ रहे हैं। की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के हिसाब से बनती हुई दिखाई दे रही है। 148 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है महाराष्ट्र में। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। उर्मिलेश जी, आप एग्जिट पोल के इस रुझान को, जो हम इसे रुझान ही कहना पसंद करेंगे, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई में एक पैराडियम शिफ्ट हम देख रहे हैं कम से कम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? देखिए, कमोबेश जितने एग्जिट पोल आज आए हैं, सब में एक बात तो कॉमन है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। और ये एग्जिट पोल का कोई बहुत ही चमत्कारिक या आश्चर्य में डालने वाला कोई फैसला नहीं है या निष्कर्ष नहीं है। जितने लोग कवर कर रहे थे चुनाव महाराष्ट्र का, जर्नलिस्ट की बात मैं कर रहा हूं, या जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी जा रहे थे, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थे, उनसे भी अगर आप पर्सनल बात करें, निजी बात करें, तो ये बातें उभर के सामने आ रही थी कि वहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन के उभर रही है। अब वो बहुमत के करीब होगी, बहुमत से नीचे होगी, ये एक अलग मुद्दा है। और देखिए, ये कैलकुलेटेड एक मूव था नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी का, कि शिवसेना और एमएनएस जैसे संगठनों से उन्होंने अपने को अलग किया। लोगों ने कहा बड़ा रिस्क है, ये तो बड़ा खतरनाक है, दोनों मिलके होते तो बहुमत प्रचंड होता, ये बात सही है। लेकिन अलग करने का मकसद यही था कि एक छत्र राज्य की जो कल्पना है पार्टी के पास, वो नेहरू जी के जमाने की कांग्रेस या इंदिरा जी के जमाने की कांग्रेस जैसी बीजेपी को एक छत्र पार्टी की एक ही राज्य में हिंदुत्व के ध्वजावाहक 3 दल कैसे हो सकते हैं। और इसलिए योजना के तहत बीजेपी ने कैंपेन किया। नरेंद्र मोदी को उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने को झोंका, और इसलिए एक बड़ी पार्टी के रूप में इमरजेंस अगर बीजेपी का हो रहा है, भले वो बहुमत नहीं पाती है, तो भी ये नरेंद्र मोदी की कामयाबी मानी जाएगी। ये उनकी कामयाबी है कि अपने बल पर उन्होंने एक ऐसी पार्टी को, जो शिवसेना गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी थी, उसको इतनी बड़ी पार्टी। नकवी जी, कांग्रेस की बात करें, दोनों राज्यों में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आती दिखाई दे रही है। हो सकता है चौथे पर भी हो जाए, लेकिन तीसरे नंबर पर दिख रही है। अभी देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वो विपक्षी पार्टी के तौर पर भी नहीं रही है। आप कांग्रेस के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि कोई मजबूत विपक्षी पार्टी भी नहीं हो तो किस तरह से हमारी सिस्टम चलेगा? और जिस तरह से प्रधानमंत्री एक तरफा जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से उनका नेतृत्व हो रहा है जगदीश मुखी जी की पार्टी ने, तो उसको स्वीकार कर लिया, क्या देश भी उसी तरह से चलेगा? हाँ, मुझे तो कांग्रेस को लेकर के वास्तव में काफी निराशा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की भारी हार के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस में ऐसी कोई हलचल, कोई ऐसी गतिविधि नहीं दिखी जहां ये लग रहा हो कि वो पार्टी को पुनर्जीवित करने का, उसको रिवाइव करने का वो कोई प्रयास कर रहे हैं, या उनके पास कोई रोड मैप है, या उनके पास कोई रणनीति है। तो और उस अभी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इसमें प्रचार को देख करके, हर चीज को देख करके यही लग रहा था कि जैसे कांग्रेस ने कुछ भी सीखा नहीं अपनी हार से। खासतौर से इस चुनाव में भी जैसे जितना आक्रामक मोदी का प्रचार अभियान था, जितना अखबारों के जरिए, ये जितने भी प्रचार के तरीके, फिर जो कंटेंट था, जो प्रचार सामग्री थी, ये सब प्रचार फोकस था, वैसा वो सारी चीजें हम लोकसभा चुनाव में देख चुके थे, और उन्हीं को दोबारा हम विधानसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बिल्कुल रमेश, यहाँ हमें रुकना पड़ेगा कुछ देर के लिए, तुरंत हम वापस आ रहे हैं, उसका चर्चा जारी है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, 8:30 बजे यानी कि अब से 10 मिनट बाद हरियाणा के पुख्ता डेटा के साथ हम उपस्थित होंगे। हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना पाएगी? बने रहिए हमारे साथ।
जैसा हमने आपको बताया था, हरियाणा के जो पुख्ता नतीजे हैं या वो रुझान, वो हम आपके सामने अब पेश करने जा रहे हैं अपने एग्जिट पोल यानी कि न्यूज नेशन के एग्जिट पोल पर। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, आखिरकार क्या वहां पर सूरत हाल है, आइए अब आपके सामने पेश करते हैं। अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं कि आखिरकार किस पार्टी को हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। 33% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में मिलता दिखाई दे रहा है। उसके ठीक नीचे आईएनएलडी प्लस यानी कि 25% वोट शेयर आईएनएलडी प्लस के पास, कांग्रेस के पास महज 18% और अन्य के खाते में एचजेएसी प्लस से कहीं ज्यादा यानी कि 16% वोट शेयर है। अगर इसके आधार पर आप सीट प्रोजेक्शन की बात करें तो हरियाणा में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है, ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हरियाणा में हासिल कर सकती है। यह अंतिम आंकड़ा है जो हमारे सामने है। जाहिर सी बात है 40 से 45 सीटें यानी कि 46 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना सकती है, पूर्ण बहुमत की सरकार। तो अगर ये थोड़ा सा भी प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर ले लें तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनएलडी प्लस के खाते में 25 से 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब, 10 से 15 सीटें। जगदीश मुखी जी ने कहा था 15 से कम रहेगी कांग्रेस, ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। 19 तारीख को पता चलेगा कि क्या यही स्थिति है या नहीं। एचजीसी के पास 3 से 6 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। यानी कि आज की सबसे बड़ी कहानी अगर देखा जाए जो तमाम एग्जिट पोल के हिसाब से निकल कर आ रहा है वो ये कि महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और कुछ वैसी ही स्थिति बनती हुई हरियाणा में भी दिखाई दे रही है। आइए मुखी साहब से एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर ले रहे हैं। मुखी साहब, अब आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि हम ठीक है या आप 50 या 60 के आंकड़े पर अभी भी हैं? नहीं, सवाल ये नहीं आप ठीक है या नहीं है। मैं कभी आपकी जो मेहनत की है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, किंतु इतना बताना चाहता हूं जो लोग हम काम करते हैं, आप तो 500-600 लोगों से पूछ लेंगे, हम तो हर गली कूचे के अंदर घूमते, सारी रिपोर्ट हमारे पास होती है। मैं उस आधार पर कह रहा हूं हमें बहुत ही स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे हैं और ये आंकड़ा मैंने पहले भी कहा है 50 तो निश्चित रूप से सीटेंगे, 60 तक टच कर सकता है। जगदीश मुखी साहब, मैंने पहले भी आपको लगता है कि अब प्रधानमंत्री के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, अंगद की तरह एक पांव महाराष्ट्र में रखना होगा, एक हरियाणा में, क्योंकि अब तक सारे मंत्रालयों को देख रहे थे, अब 2 राज्यों को भी देखना होगा। उन्होंने कहा मेरे से हिसाब किताब लेना, मैं आपको हिसाब किताब दूंगा, पीएमओ ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है जी। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा सहयोग लिया है हमने चुनाव के अंदर, किंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है सहयोग नहीं है, उन्हीं की बदौलत आप आए हैं, उन्हीं की बदौलत आए हैं। आई एग्री टू इट, किंतु जो आप नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपका अगला इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है कि वो महाराष्ट्र के अंदर या हरियाणा के अंदर सरकार चलाएंगे। छोटा सा मैं सुधार करना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी तो 10 रैलियां 11 रैलियां कितनी 11 रैली की, बहुत ज्यादा रैली है। प्रधानमंत्री की हरियाणा में से लगे हुए थे तो प्रभारी को सहरा बंधना चाहिए इस जीत का, तो मुखी साहब को। प्रधानमंत्री 11 रैली साहब कहीं दिखे ही नहीं। अरे पूरी स्ट्रेटेजी गई है, हर सीट पर वो गए हैं। किंतु आप निश्चित मानिएगा तो ये सहरा तो जगदीश मुखी पर बनना आज हमने उनको आगे रख के चुनाव लड़ा है। इट इज नोन टू ईच एंड एवरी पर्सन। एकाध आपको नहीं लगता एकाध व्यक्ति राकेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इससे पहले कि राकेश जी हम आपसे एक सवाल पूछे, बस मुझे 1 मिनट की मोहलत दीजिएगा। नितिन गडकरी चुनाव के बाद अपनी बातों को सामने रखना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, इसमें कोई दो राय नहीं है, बार बार कहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद जमीनी हकीकत कुछ और भी हो सकती है। नितिन गडकरी की बात, उसका राकेश जी। नितिन गडकरी जी, इसके 2 कारण हैं। कांग्रेस और एनसीपी की सरकार की 15 साल के मिसरूल के खिलाफ लोगों की रिएक्शन है। 3 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है, बड़े प्रमाण पर 70,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 0.01% सिंचन हुआ है, लोड शेडिंग है, पावर कट के कारण किसान आत्महत्या कर रहे, 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और पहले नंबर का महाराष्ट्र 6वें नंबर पर गया है। और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई कम हुई है, 18.86 से इन्फ्लेशन का रेट 2.83 पर आया है। अब लोगों में होप है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है महाराष्ट्र। तो नितिन गडकरी जिस उम्मीद की बात कर रहे हैं, राकेश जी ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को तो लगातार रही कि सबसे बड़े नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी से है, लेकिन आज अगर महाराष्ट्र में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के आधार पर, तो क्या आप इसका श्रेय सिर्फ नरेंद्र मोदी पर डालेंगे या यूं मानेंगे कि दरअसल आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता जो पिछले 6 महीने से लगातार राज्य भर में घूम घूम कर काम कर रहे थे, ये श्रेय उनका है?
देखिए, मैं अंग्रेजी का एक शब्द प्रयोग करूंगा, अनडिमिनिश्ड इंथुजियाज्म। जो उत्साह लोकसभा के चुनाव में था उसमें कोई कमी न पार्टी में आई है न वोटर में आई है, और वह चुनाव सुनामी था कांग्रेस और बाकी पार्टियों के लिए। यह चुनाव हुदहुद साबित हुआ रीजनल पार्टीज के लिए। आपको मैं एक चीज बता दूं कि बिना विचारधारा का, बिना संगठन का, बिना नेतृत्व का कोई भी पार्टी इस देश में राज नहीं कर सकती है। कांग्रेस के पास एक समय में विचारधारा थी, नेतृत्व था, संगठन था, कांग्रेस देश पर शासन कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के शासन के बाद जो कॉलिशन पॉलिटिक्स शुरू हुआ, जब कांग्रेस सिस्टम समाप्त हुआ, तो वह कॉलिशन पॉलिटिक्स के दौर को देश ने देखा है, देश ने अनुभव किया है, और वह देश इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि कोई विकल्प तैयार नहीं। राकेश जी, लेकिन एक बात बताइए, जनता पार्टी विकल्प के रूप में राकेश जी, हम लोग सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले 2.25 लाख आरएसएस के कार्यकर्ता पूरे देश भर में घूम रहे थे। आज जो अभी तक मुझे थोड़ा बहुत पता चल पाया है, करीब 60 से 65 हजार कार्यकर्ता आरएसएस के महाराष्ट्र में सिर्फ घूम रहे थे और प्रचार कर रहे थे। तो आज बड़े चेहरे के तौर पर मोदी जी तो हैं, लेकिन क्या आरएसएस को भूल जाए लोग? देखिए, आरएसएस को क्यों भूलेंगे? मोदी जी स्वयं आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, स्वयं सेवक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मोहन भागवत जी के विजयदशमी भाषण को ट्वीट किया है। देखिए, मोदी जी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अलग अलग लाइन खींच देना, उनके बीच में गैप पैदा करना संभव नहीं है। ये तीनों एक ही हैं। संघ एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, लेकिन संघ ने यह संकल्प किया था कि 100% मतदान हो, डेमोक्रेटिक डेफिसिट को कम करें और देश में एक राजनीतिक बदलाव को सुनिश्चित करना संघ ने संकल्प जो लोकसभा के समय में किया था, वह संकल्प जारी है और यह संकल्प बिल्कुल दक्षिण के राज्यों में भी जाएगा। बिल्कुल। प्रभात झा साहब का भी रुख कर लेते हैं। प्रभात झा साहब, मैं नितिन गडकरी साहब को सुन रहा था, मुझे कुछ याद आया। मुझे ये याद आया जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, जब वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आंकड़े लोकसभा में सुनाते थे तो यशवंत सिन्हा उठते थे, कहते थे देश की जनता को ये आंकड़े खिलाओगे क्या? आज नितिन गडकरी जी कह रहे हैं साहब सीपीआई डब्ल्यूपीआई नीचे आ गया, महंगाई नीचे आ गई। सर, प्याज के दाम क्या है, लौकी के दाम क्या है, आलू के दाम क्या है, बाजार में सब्जियों के दाम आपको मालूम न चले, मैं खरीदता हूं इसलिए मुझे मालूम है। अब जनता इनको देखे या आपके आंकड़ों पर भरोसा करे? नहीं 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 नहीं, ऐसा अन्याय मत करिए। आप मेरे साथ चलिए मार्केट में। आप आज शायद 10-5 दिन से नहीं गए होंगे, और ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जाते हैं बाजार में। बाजार में दाम कम हुए हैं और उसी के आधार पर ये सारी चीजें तय होती हैं। अगर बाजार में दाम कम नहीं होते, हमने देश का दाम कम नहीं किया है, देश को गौरवान्वित किया है। अगर आलू टमाटर के भाव बढ़ भी गए होंगे तो देश का WPI में कितना वेटेज होता है? प्रभात जी, मैं एक बहुत मोटी बात कहूंगा, रमेश की बात को जरा आगे लेकर चलूं। प्याज के दाम जब 100 रुपए किलो हुए तो पूरे देश में हाहाकार मचा, और उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्याज को लेकर गले में बांधकर दिखाई दे रहे थे। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन अब से 20 दिन पहले आलू 45 रुपए किलो बिक रहा था। और आज भी जब हमने लोगों से पोस्ट पोल सर्वे जो किया, जिसमें एग्जिट पोल किया, उसमें सबसे पहले आज भी लोगों को मानना है महंगाई सबसे बड़ी चिंता है जिसे लोग दूर करना चाहते हैं। आलू आज भी 45 रुपए किलो नहीं, 35 रुपए किलो बिक रहा है। अजय जी, देश की चिंता को हम समझते हैं और महंगाई मुद्दा है और यह धीरे धीरे नियंत्रित होगा, और उस दिशा में केंद्र सरकार के कदम, मोदी सरकार के कदम बढ़ रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हम नियंत्रण की ओर बढ़ रहे हैं। नियंत्रित करने की दिशा में हमारे कदम बढ़ेंगे। देश की चिंता है, हम सब लोग करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, आप कहेंगे जी 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 प्रभात जी, एक छोटा सा सवाल है। बोलिए बोलिए। अजय पूछ रहे थे राकेश जी से कि संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत हिस्सा लिया, और राकेश जी ने कहा कि संघ और उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो मोहन भागवत जी नागपुर में करेंगे या प्रभात झा साहब और हमारे पास जगदीश मुखी जी हैं, ये सब लोग मिलकर करेंगे? थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, ये नाम बताना चाहे तो वो भी बता सकते है कि संघ, मैं अभी सब बताता हूं। आप अभी तक संघ को नहीं समझ पाए इस बात का। 1925 में गठन हुआ, तब से जनसंघ का जब जन्म हुआ तब से ये सवाल उठ रहा है, और ये घोषित रूप से है कि संघ हमारा मार्गदर्शन करता है। इसमें हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, इसमें डाउट क्या है आपको? हम निश्चित तौर पर संघ के मार्गदर्शन में काम करते हैं। संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं है, वह एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा को लेकर चलता है, और इसमें कोई छुपी बात नहीं है।
और अभी राकेश जी ने कहा जी। कि संघ के प्रचारक रहे हैं नरेंद्र मोदी, और संघ के स्वयंसेवक जब तक जीवित हैं तब तक हम सब लोग हैं। हम किसी आपदा में तो फिर धर्म बदलने संघ वाले के लोग नहीं कार्यकर्ताओं को हैं। क्यों नहीं कहा जाता हम जीत सब में लोग उनकी काम भागीदारी करते है? हैं। बिल्कुल मैं क्षमा चाहूंगा, हमें इस चर्चा को जरा थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ रहा है। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन का एग्जिट पोल हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मिलकर उभर रही है, और जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, अगर उस आंकड़ों पर वाकई में हम प्रोजेक्शंस पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने तमाम संवाददाताओं से हमने ये तमाम आंकड़े जमा किए हैं, इसके आधार पर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती दिख रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, तमाम विश्लेषण के साथ तुरंत वापस आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। बात हो रही है मोदी की अग्नि परीक्षा की, तो वो अग्नि परीक्षा उन्होंने पार कर ली है, लेकिन ये अग्नि परीक्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली में फिर से अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आने वाले समय में लोकप्रियता के लिहाज से हमारे यहां कहते हैं जितनी ज्यादा लोकप्रियता उतनी बड़ी चुनौती। हमारे साथ राजीव जेटली जुड़े हैं, प्रभात झा साहब जुड़े हुए हैं, जगदीश मुखी साहब जुड़े, नकवी साहब जुड़े हैं। नकवी साहब, लेकिन एक जो शुरुआत में भी हम कह रहे थे कि एक मजबूत अपोजिशन का होना भी एक लोकतांत्रिक सिस्टम में बहुत जरूरी है। हम ये देख रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे मिस हो रहा है। वो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, अगर महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति बनती है, हरियाणा में भी ऐसी स्थिति बनती है, फिर साहब लोगों के मुद्दे विधानसभा में कौन उठाएगा? नहीं, ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए, और ये बहुत गंभीर सवाल है, इस पर बहुत समय से बात हो रही है। लेकिन वही बात जो अभी पहले भी हम कह रहे थे कि कोई भी भारत के विपक्षी दलों में और मोटे तौर पे ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है कि लोकसभा चुनाव हार गए, हारने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में कोई सोच विचार तो हार का भी आनंद एक कमेटी बन गई, एंटनी कमेटी, उसकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट रख गई। अभी जो है फिर आप विधानसभा चुनाव हारेंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर रख जाएगी। तो कहीं कोई रणनीति नहीं दिखती कि कांग्रेस अपने आप को कैसे रिवाइव करने के बारे में सोच रही है। बिल्कुल। तो एक पूरा खुला मैदान दिया हुआ है। सवाल कांग्रेस का नहीं है जी, आपका चिंता वाजिब नहीं है। कांग्रेस खत्म हुई है, अपोजिशन खत्म नहीं हुई है। अपोजिशन के रूप में शिवसेना आएगी महाराष्ट्र के अंदर, इनेलो आएगी हरियाणा के अंदर। सर, वो आप चिंता कर रहे हैं कांग्रेस की, शायद दिल्ली में आपके कांग्रेस समाप्त हुई है, अपोजिशन समाप्त नहीं हुई दोनों राज्यों के अंदर। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में वो आपका अपोज करेगी, क्यों नहीं अपोज करेगी? महाराष्ट्र में आपका अपोज करेगी, क्यों नहीं करेगी? आपके साथ मंत्री हैं उसके। देखिए रमेश जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी स्वभाव से ही विपक्ष की पार्टी नहीं है। अगर आप देखिए 47 से और इसकी आजादी के पहले भी देख लीजिए आप, वो आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलन की ध्वजवाहक जरूर थी, लेकिन हमेशा उसे भावी सत्ता का सबसे प्रमुख सूत्रधार के रूप में या सत्ता पे काबिज होने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता था, और वो स्वयं भी देखती थी। इसलिए राष्ट्रपति जो शब्द है जिसको हमने अडॉप्ट किया जी, वो उन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष को कहा जाता था। अगर आप 1937, 1936 का दौर देखिए, राष्ट्रपति शब्द कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कहा जाता था, और वही हमने अडॉप्ट किया संविधान में। मैं ये कह रहा हूं कि स्वभाव से वो वाकई विपक्षी पार्टी नहीं है, लेकिन उसको कई बार अदा करना पड़ता है ये रोल, और केरल में, बंगाल में उसने बहुत बखूबी अदा किया। लेकिन आज के दौर में एक लाइन मैं जोड़ दूं, आज के दौर में जो ये जो सरकार है, ये कुछ ऐसे जरूर नीतिगत फैसले कर रही है और भविष्य में करने जा रही है कि आंदोलनों की एक पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। बिल्कुल, जेन्युइन अपोजिशन वहां से तैयार। बिल्कुल, हमें यहां पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ रहा है। इस विश्लेषण पर हम लगातार बने हुए हैं। प्रभात जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन पर आकर अपनी राय रखने के लिए, बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। जो बड़ी खबर है वो ये कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के हिसाब से यह निकल कर आ रहा है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं।